हनी बैजर और मेंटीज। आपको मानना पड़ेगा, ये दोनों जानवरों की दुनिया के सबसे निडर जीव हैं। लेकिन जहां हनी बैजर को डर का कोई एहसास नहीं होता, वहीं मेंटिस कभी कभी अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है। खासतौर पर दो मौकों पर। पहले मौके का तो आपको बताने की जरूरत नहीं, यह जोड़े बनने के बाद होता है। नर अक्सर मर जाते हैं। हाँ, कुछ मादा मेंटिस अपने हनीमून के बाद नर के सिर को काट खाती हैं। लेकिन एक और खतरनाक स्थिति होती है, जिसमें मेंटिस के बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। जरा ध्यान से देखिए कि आगे क्या होने वाला है। यह व्यक्ति एक सामान्य मेंटिस को पकड़कर पानी में डालता है। हालांकि मेंटिस पानी को पसंद नहीं करते, और जो एक एलियन के जैसा दिख रहा है, वह असल में एक जीव है जिसे हेयर वर्म कहते हैं। यह एक अकशेरुकी जीव है। यह मेंटिस के दिमाग पर कब्जा कर सकता है और उसके पूरे शरीर को भर सकता है। लेकिन ऐसा होने से पहले हेयर वर्म को अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है। यह सब पानी या नदी में अंडे देने से शुरू होता है। समय के साथ ये अंडे लार्वा में बदल जाते हैं, जिन्हें अन्य जलीय कीट खा लेते हैं। हालांकि कीट यह सोचते हैं कि वे लार्वा खा रहे हैं, असल में हेयर वर्म का लार्वा सिर्फ एक सवारी के लिए किसी और के शरीर में जाना चाहता है। एक बार अंदर जाने पर यह उनके के मांस में घुसकर बैठ जाता है, एक कठोर खोल बनाता है और इंतजार करता है। जल्द ही कीट बड़ा होता है, पंख विकसित करता है और पानी से बाहर निकलता है। यह हेयर वर्म लार्वा के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि अब इसका असली जीवन शुरू होता है। हेयर वर्म का असली लक्ष्य पानी में वापस जाना है। इसके लिए उसे मेंटिस के शरीर को वहां तक ले जाना पड़ता है। लेकिन मेंटिस आमतौर पर पानी से दूर ही रहता है, ताकि पक्षियों और मछलियों का शिकार न बन जाए। हेयर वर्म इसके मस्तिष्क के रसायनों को प्रभावित करता है, जिससे मेंटिस बेतहाशा घूमता है और पानी के पास पहुंच जाता है। पानी के पास पहुंचने के बाद मेंटिस पानी में छलांग लगा देता है। इसके बाद हेयर वर्म तुरंत उसके के शरीर से बाहर निकलता है और तैरकर दूर चला जाता है, जहां वह नए जीवों को खोजने और प्रजनन करने की कोशिश करता है। इस दौरान मेंटिस क्या महसूस करता है? खैर, यह तो हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। मेंटिस यह बताने वाला तो नहीं कि उसे कैसा लगता है। लेकिन तथ्य यह है कि लार्वा मेंटिस के शरीर में वसा को खाकर एक कीड़ा बन जाता है। इससे मेंटिस का विकास रुक जाता है। वह बड़ा होना और प्रजनन करना बंद कर देता है। शायद उसे थकान महसूस होती हो, लेकिन हेयर वर्म यह सुनिश्चित करता है कि उसके पानी तक पहुंचने से पहले किसी शिकारी का शिकार न बने। हेयर वर्म केवल मेंटिस को ही नहीं, बल्कि झींगुरों जैसे अन्य कीटों को भी शिकार बनाता है। हेयर वर्म से संक्रमित झींगुर अपनी आवाज खो देते हैं और चुप हो जाते हैं, क्योंकि यह आवाज शिकारियों को आकर्षित कर सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हेयर वर्म अपने मेजबानों के साथ अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली साझा करता है, ताकि उन्हें जल्दी मरने से बचा सके। हालांकि हेयर वर्म उनके शरीर के अंदर 24 cm तक लंबा हो सकता है, लेकिन यह उसको बड़ा नहीं बनाता। हेयर वर्म शरीर की वसा खाता है और मेंटिस को सामान्य रूप से बढ़ने से रोकता है। इससे संक्रमित मेंटिस और झींगुर देखने में किशोर जैसे लगते हैं। उनके पैर और पंख छोटे होते हैं। लेकिन जब हेयर वर्म उनके शरीर को छोड़ देता है, तब क्या होता है? यह माना जाता है कि वह तुरंत मर जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। मेंटिस और झींगुर इतने मजबूत होते हैं कि वे हेयर वर्म के साथ जीने के बाद भी बच सकते हैं और सामान्य जीवन जी सकते हैं, यदि वह मरने में असफल रहा तो। अगर आप सोचें
तो कीड़ों के लिए परजीवियों से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका यही है कि वे तब तक इंतजार करें जब तक परजीवी उनके शरीर से बाहर न निकल जाएं। विकास ने उन्हें कोई प्लान बी नहीं दिया है जब तक कि हम समुद्री गैस्ट्रोपॉड मोलस्क की बात न करें। एलिशिया मार्जिनेटा। यह जीव परजीवियों से छुटकारा पाने के लिए शायद सबसे अजीब तरीका अपनाता है। यह अपने शरीर को गिरा देता है। जी हाँ, सच में। यह देखने में ऐसा लगता है जैसे सिर काट दिया गया हो। मोलस्क के शरीर से केवल सिर बचा रहता है जो परजीवियों से अछूता रहता है। कुछ दिनों में शरीर फिर से बढ़ने लगता है और 3 हफ्तों में मोलस्क अपने शरीर का 80% पुनर्जीवित कर लेता है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण अंग शामिल होते हैं। नया शरीर हमेशा पुराने शरीर की सटीक प्रतिकृति होता है जो परजीवियों से ग्रस्त था, लेकिन नया शरीर स्वस्थ रहता है। पर यह संभव कैसे है? मेरा मतलब है, केवल सिर के साथ बिना दिल और अन्य अंगों के जीवित रहना कैसे मुमकिन है? एलिशिया मार्जिनेटा को शरीर से सिर अलग करने में कई घंटे लगते हैं। उसके बाद मोलस्क केवल सिर के रूप में कुछ हफ्तों तक जीवित रह सकता है। यह उनकी असामान्य क्षमता के कारण संभव है, जिसमें वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जीवित रहते हैं। इसे क्लेप्टोप्लास्टी कहा जाता है। यह जीव अपने शरीर में शैवाल से क्लोरोप्लास्ट इकट्ठा करता है और कुछ समय के लिए वे क्लोरोप्लास्ट ऐसे प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। हाँ, इस पर यकीन नहीं कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर यह आपको पर्याप्त चौंकाने वाला नहीं लगता, तो यहाँ एक और तथ्य है जो मेरे दिमाग को उड़ा देता है। मोलस्क का शरीर भी बिना सिर के कई दिनों या यहाँ तक कि महीनों तक जीवित रह सकता है। हालांकि शरीर नया सिर नहीं उगा सकता, लेकिन उसका दिल काम करता रहता है। कल्पना करें, अगर लोग इस तरह से समस्याओं को हल कर पाते। उंगली में चोट लग जाए, अपनी टांग अलग कर दें और एक नई उगा ले जो चोटिल न हो। यह तो हास्यास्पद है। दूसरी ओर जानवर और कर भी क्या सकते हैं? वे कोई दवा लेकर परजीवियों को मार नहीं सकते। यहाँ तक कि सबसे उन्नत जानवर भी इतनी प्रभावी दवाएं इजाद करने में सक्षम नहीं हैं। कम से कम हमने इसके बारे में अभी तक सुना नहीं है। वैसे वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रवासी जानवर जैसे हिरण परजीवियों से बचने के लिए ठंडे इलाकों की ओर पलायन करते हैं। ऐसा लगता था कि यदि आप लगातार चलते रहेंगे तो कोई भी आप पर चिपक नहीं पाएगा। हालांकि 2018 के एक अध्ययन ने दिखाया कि प्रवासी जानवरों में स्थिर रहने वाले जानवरों की तुलना में और भी ज्यादा परजीवी होते हैं। ऐसा लगता है कि वे रास्ते में अलग अलग प्रकार के परजीवी पकड़ लेते हैं। तो वन्य जीवन में एक नया शरीर उगाना कोई बुरा विकल्प नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप पहले ही समझ चुके हैं, परजीवी हमेशा ऐसे जीव नहीं होते जिसके शरीर में रहते हैं उसी को खाते हैं। वास्तव में यह उन जीवों की तुलना में बेहतर विकल्प लगता है जो उन जानवरों को ज़ॉम्बी में बदल देते हैं। लेकिन वे ऐसा कैसे करते हैं? क्या वे जानवर के दिमाग में जाकर उसे कुछ कहते हैं कि अब तुम नहीं हो, अब तुम मैं हूँ? दरअसल यह अध्ययन करने के लिए कि परजीवी किसी के दिमाग पर कब्जा कैसे करते हैं, वैज्ञानिकों ने विज्ञान की एक नई शाखा बनाई जिसे न्यूरो परजीव विज्ञान कहा जाता है। जानवर और परजीवी के बीच यह पारस्परिक क्रिया कोई नई बात नहीं है। इसे इस रूप में विकसित होने में विकास को करोड़ों साल लगे हैं। लेकिन अंत में यह सब जटिल मस्तिष्क रसायन विज्ञान पर आकर टिकता है, बहुत ही जटिल मस्तिष्क रसायन विज्ञान। परिणाम पर निर्भर करते हुए जिसे परजीवी पाना चाहता है, वह कुछ रसायनों के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए कॉर्डिसेप्स नामक फंगस कुछ अभी भी अज्ञात रसायनों का उपयोग करता है
जिससे चींटियां किसी पौधे पर जितना ऊंचा हो सके चढ़ती हैं और वहीं रुक जाती हैं, जब तक फंगस पूरी तरह से कीट को खा नहीं लेता। लैंसेट लिवर फ्लूक नामक परजीवी कीड़ा भी चींटियों के नेविगेशन कौशल को प्रभावित करता है, ताकि चींटी घास पर ऊपर चढ़ जाए और किसी गाय द्वारा खा ली जाए। पहले ही उल्लेख किए गए हेयर वर्म मेंटिस और अन्य स्थलीय कीड़ों को इसी तरह पानी में जाने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ अन्य रसायन कीड़ों में बॉडीगार्ड फंक्शन को सक्रिय करते हैं। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, हालांकि मैं इसे मस्तिष्क रसायनों का प्रभाव कहूंगा, जो कैटरपिलर्स और लेडीबग्स को अपने शरीर को झटका देने पर मजबूर करता है, ताकि शिकारियों को डराया जा सके। यह परजीवियों की संतानों को जीवित रहने में मदद करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने इसी तरह की परजीवी गतिविधि दिखाने वाली कई प्रजातियों की खोज की है। उन्होंने एक नई वैज्ञानिक शाखा भी बनाई, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि रसायन कैसे काम करते हैं। वैज्ञानिक निश्चित रूप से अपना शोध जारी रखते हैं, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक लेखों में आप केवल कुछ वाक्य पाएंगे, जैसे परजीवी पीड़ित के मस्तिष्क पर कुछ छिड़कता है और काम हो जाता है। वह क्या छिड़कता है? यह कैसे काम करता है? हमें कोई अंदाजा नहीं है। टोक्सोप्लाज्मोसिस अब तक का सबसे अच्छा अध्ययन किया गया मामला है। यह टोक्सोप्लाज्मा गोंडी नामक प्रोटोजोअन परजीवी से होने वाली बीमारी है। यह कृंतकों को संक्रमित करता है, उनके बिल्लियों के प्रति डर को कम कर देता है और इस प्रकार अपने मेजबान को निश्चित मौत की ओर धकेल देता है। आखिरकार परजीवी को बिल्ली के शरीर में जाना होता है, इसलिए कृंतक को इसे वहां तक पहुंचाना पड़ता है। फिर भी कई रहस्यमय परजीवी हैं। उदाहरण के लिए सैकुलिना को ही लें। क्या आपने इसके बारे में सुना है? यह वास्तव में एक बारनाकल है जो खोल जैसा दिखता है, लेकिन अन्य बारनाकल्स जो केवल चट्टानों से चिपककर पानी से भोजन छानते हैं, इसके विपरीत सैकुलिना ने परजीवी बनने के लिए खुद को विकसित कर लिया है। सैकुलिना का सूक्ष्म लार्वा विशेष संवेदी अंगों का उपयोग करके एक अनजान केकड़े को खोजता है, फिर उसके खोल के सबसे कमजोर हिस्से से जुड़ जाता है। कुछ समय बाद, जैसा कि एक सख्त परजीवी करता है, यह उनके शरीर और दिमाग पर कब्जा कर लेता है। यह केकड़े को प्रजनन करने से रोकता है और फिर उसे एक देखभाल करने वाली नैनी में बदल देता है। केकड़ा सैकुलिना की संतानों की देखभाल वैसे ही करता है जैसे वे उसकी अपनी हों, और यह बात मायने नहीं रखती कि परजीवी का लक्ष्य नर है। वही रहस्यमय रसायन उसके हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं और उसे यकीन दिलाते हैं कि वह मादा है और उसे मादा की तरह व्यवहार करना चाहिए। आपको मानना पड़ेगा, यह वाकई अद्भुत है। शायद हमारे कुछ पाठक न्यूरो परजीव विज्ञान में इतना रुचि लेने लगेंगे कि एक दिन वे इन रसायनों की संरचना को समझने में सफल होंगे जो जानवरों के दिमाग को प्रभावित करते हैं।